नमस्कार। टेक टू क्रिएशंस की तरफ से मनोज और चेतना आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि पाकिस्तान के एक लेखक, बड़े फेमस राइटर सादत हसन मंटो की लिखी हुई है। मंटो को बहुत लोग जानते हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह बहुत ही पॉपुलर हुई हैं। मंटो रहते पाकिस्तान में थे लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में रहता था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मंटो को बहुत ही उससे सदमा लगा और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी कहानियां खाली इस पार्टीशन के ऊपर लिखी हैं। तोबा टेक सिंह उनमें से एक सबसे बेहतरीन कहानी है और आज हम उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है और लेकिन ये कहानी अभी भी जब भी हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सदाचारी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब मालूम नहीं ये बात सही थी या गलत। बहरहाल बुद्धिजीवियों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। जो मुसलमान पागल जिनके संबंधी हिंदुस्तान ही में थे, उन्हें वहीं रहने दिया गया। बाकी जो थे उन्हें सरहद पर रवाना कर दिया गया। अब यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चीमकाइयां यानी खुसर फुसर होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार अखबार पढ़ता था, उससे जब एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। तो ये जवाब सुनकर उसका दोस्त एकदम चुप हो गया। इसी तरह एक और सिख पागल ने जब दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। तो दूसरा सिख मुस्कुराया और बोला, अब मुझे तो हिंदुस्तानी की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। बहुमत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि फांसी के फंदे से बच सकें। वो कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्या है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी बातचीत से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब ये कहाँ है, इसका स्थल कहाँ है, इसकी अवस्थिति क्या है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह जुनूनी नहीं हुआ था, इस पशोपेश में थे कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और उसकी टहनी पर बैठकर लगातार 2 घंटे तक भाषण देता रहा
और वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नाजुक समस्या पर। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया और डराया धमकाया उसे तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि उसे छोड़कर ये लोग हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागों से बिल्कुल अलग थलग। बाग की एक खास क्यारी पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। उसमें एक तब्दीली नजर आई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर गार्ड के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चिल्लाना शुरू कर दिया। चिन्नौर शहर के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कार्यकर्ता भी था और दिन में 15-16 मर्तबा नहाता था, एकदम यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से वो प्यार करता था। वैसे तो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता रहता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई थी और वो खुद पाकिस्तानी। इस तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, अब उसे हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में, वहां जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब यह मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत रंज हुआ। वो छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहे कि पागल खाने में उनकी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या वो भी चला जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जबरदस्ती खाने को नहीं मिलेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पर अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओपड़ दी, गुड़गुड़ दी, एंग्स दी, पिध्याना दी, विमंग दी वॉल ऑफ दी लालटेन। वो न दिन में सोता था और न रात में। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में एक लम्हे के लिए भी वो नहीं सोया था, लेटा भी नहीं था, अलबत्ता किसी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा रहता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब भी कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था, ऊपर दी, गुड़गुड़ दी, एंक्स दी, बेध्याना दी, बिमंग दीवार ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि ये टोबा टेक सिंह कहां है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो भी ये बताने की कोशिश करते थे वो खुद ही सुलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि
सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। अब क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा। और ये भी कौन सीने पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही किसी दिन सिरे से गायब नहीं हो जाएंगे। उस सिख पागल के सर के बाल छितरे होकर बहुत कम रह गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बिल्कुल अहानिकारक था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद तक नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके बारे में बस इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। मुद्दत तक ये सिलसिला चलता रहा। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको यह मालूम नहीं था कि कौन सा दिन है, महीना कौन सा है, या कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज और संबंधी उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो गार्ड से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता और यूं सज संवर कर मिलने जाता वो मिलने वालों के पास। उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता था। कभी कभार ओपर दी, एंग्स दी, बेध्याना दी, बिमंग दी वॉल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। जब वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो बिशन सिंह ने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, ये टोबा टेक सिंह कहां है? ये टोबा टेक सिंह कहां है? और जब संतोषजनक जवाब न मिला तो उसकी कुरे दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती है। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो उसकी हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। उनसे अगर पूछता कि टोबा टेक सिंह कहां है तो यकीनन वो उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने आदत के अनुसार कहा लगाया और कहा वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं सुनाया। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी खुशामद से कहा कि वो हुक्म दे देना ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर यह खुदा तो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओपर दी, गुड़ दी, एंग्स दी, विद्याना दी, विमंग दी वॉल ऑफ दी, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते।
तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। अरे, ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर बेटी रूप कौर? वो कुछ कहते कहते रुक गया और बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा। हाँ, वो भी ठीक ठाक है। उनके ही साथ चली गई है, उनके साथ। बिशन सिंह फिर खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और विधावा सिंह से सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फसलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसे जो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी की कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता देना, मैं तो हर वक्त तैयार हूं तुम्हारे लिए। और ये देखो, ये थोड़े से मरुंडे और लड्डू लाया हूं। बिशन सिंह ने लड्डू की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहां है? टोबा टेक सिंह? उसने कदरे हैरत से कहा। कहां है? वहीं है जहां था। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी गुड़गुड़ दी, एंग्स दी, विद्याना दी, विमंग दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर्फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी। तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस गार्ड दस्ते के साथ रवाना हुई, तो संबंधित अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और कागजी कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे और जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, जो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग से था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। ज्यादातर पागल इस तबादले के हक में ही नहीं थे, इसलिए कि उनको लगता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहीं और फेंका जा रहा है। चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार का निर्धारित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने फिर पूछा, टोबा टेक सिंह कहां है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसा, बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया
और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, यहां है। ऊपर दी, कुड़कुड़ दी, एंग्स दी, विद्याना दी, विभंग दी, वॉल ऑफ दी, टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो फौरन उसे वहां भेज दिया जाएगा। मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे यहां से उसे कोई ताकत नहीं हटा सकेगी। आदमी चूंकि हानिकारक नहीं था, इसलिए उससे मजीद जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले उस बीमार और शांत बिशन सिंह के हलक से अचानक एक आसमान को फाड़ देने वाली चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। थैंक यू दोस्तों। होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और हमारी यही तमन्ना है कि आप लोग इन कहानियों को पसंद करें, हम हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें और एनर्जाइज करें by subscribing to our channels on YouTube, Facebook और Instagram। और ऑल्सो हमें भेजें कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। ये हमारी अपनी पसंद की कहानियां हैं। आपको कोई राइटर, कोई पोएट, किसी की भी रचनाएं अगर पसंद आती हैं तो हमें बताएं, हम अपने टेक 2 पर लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे उच्चारण में अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ शब्द हमारे लिए मुश्किल थे, लेकिन हमने पूरी कोशिश ठीक से करी है कि उसका उच्चारण सही हो, लेकिन फिर भी हो सकता है गलतियां हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।